नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शिवानी जी द्वारा रचित कहानी शपथ। शिवानी जी की अन्य कहानियां जो हमारे चैनल पे हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पे जाकर भी सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शपथ। पीछे से आकर उसने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ धरा और मैं चौंक कर मुड़ी। एक पल के लिए तो उसे देखती ही रही। मैं कुछ कहती कि इससे पहले ही वह हंसी। वाह जी वाह, हमने तो तुम्हारी पीठ देखकर ही पहचान लिया और तुम हमारा चेहरा देखकर भी नहीं पहचान पाई। शुभ्रा, तुम कितनी बदल गई हो, मैंने कहा। वह क्या 20 वर्ष पूर्व की शुभ्रा थी? तब का गोल गोल आनंदी चेहरा लंबोतरा होकर और भी आकर्षक बन गया था। सुघड़ जूड़े में मंडित घने केश पाश की गरिमा क्षीण होने से ही संभवतः उन्हें काट छाट कर यतन से टीस कर दिया गया था। उन अधरों की स्वाभाविक लालिमा को मैंने बहुत निकट से देखा था। उन्हें निरंतर रंग कर ही क्या स्वामिनी ने ऐसा धूमिल बना दिया था? सूखे पपड़ी पड़े कलांत अधरों पर अवसन स्मित की रेखा सहसा उज्जवल हो उठी। अरे बड़ी भीड़ है यहाँ, चलना कार में चलकर बैठें। और मैं कुछ कहती, इससे पूर्व वह मुझे अनेक कारों की पंक्ति में भी विशिष्ट रूप से चमकती अपनी काली लंबी गाड़ी में खींच ले गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तू यहाँ मिल जाएगी। कार की हल्की रोशनी जलाकर वह मुझसे सट गई। अपनी क्षीण कटी की कौमार्य को वह निश्चय ही मुट्ठी में बांधकर सेधती आई थी, पर फिगर को जकड़े रहने पर भी संस्कृति जैसे उसकी पकड़ से छूटकर बहुत दूर छिटक गई थी। पट्टी से ब्लाउज पर बड़ी उदासीनता से पड़ा उसकी पारदर्शी साड़ी का आंचल, उंगलियों पर हीरे की वर्तुलाकार जगमगाती अंगूठी से उज्जवल हो उठी निकोटिन के इतिहास की निर्लज कालीमा और आंखों के नीचे रात्रि जागरण से उभरी काली झाई, जिसे उसका मस्करा कौशल भी नहीं छुपा सका। आखिरी बार हम कब मिले थे? 20 वर्ष पूर्व, मैंने कहा, जब तूने हमारी वार्डन को अपने अपूर्व अभिनय से पसीना पसीना कर दिया था। तब वह जोर से हंसी और उसी परिचित हास्य धारा ने हम दोनों के भूले विसरे कौशार्य को खींचकर एक बार फिर सामने खड़ा कर दिया। शुभ्रा हमारे हॉस्टल की सबसे आनंदी लड़की थी। हंसमुख, उसके परिहास रसिक चित्त ने उसे पूरे आश्रम का क्रेज बना दिया था। ऐसे ऐसे मजाक करेगी कि सब हंसते हंसते दोहरे हो जाएंगे, पर स्वयं ऐसी सूरत बनाई बैठ जाएगी जैसे कुछ जानती ही ना हो। उस 1 अप्रैल को पूरे छात्रावास में हवा की भांति यह समाचार फैल गया था कि सुंदर शुभ्रा को गर्दन तोड़ ज्वर हो गया है। 2 ही दिन पूर्व इस विषम ज्वर ने छात्रावास की एक प्रतिभाशालिनी छात्रा के प्राण ले लिए थे। इस प्राणांतक सिरदर्द में इधर उधर सिर पटकती जूती दी हुई की भांति शुभ्रा भी तड़पती रही। दम तोड़ने वाली ही थी कि उसके उस परिहास का रहस्य सीमित था केवल मुझ तक। ऐसी शोक जन्म जात अभिनेत्री थी कि सारा शाम मृत्युशैया के पास विवश खड़ी सिसक रही थी। तब क्या वह अभागी 3 दिन बाद के अभिनय का मूक रिहर्सल कंठस्थ कर रही होगी? जब वार्डन उसके घर को तार करने भागी, तब वह हंसती हंसती उठ बैठी। दूसरे ही दिन मैं अपने पिता की बीमारी का तार पाकर चली गई और फिर कभी उससे मिल नहीं पाई। बीच बीच में वह पत्र लिखती रहती और उसके पत्रों की भी उसी की भांति बोटी बोटी फड़कती थी। उसी के एक पत्र ने मुझे उसके विवाह का समाचार भी दिया था। उसके समृद्ध प्रतिवेशी परिवार की बड़ी बहू कालिंदी ने ही विचित्र परिस्थितियों में उसे अपने उस छोटे देवर के लिए पसंद कर लिया था, जिसके बहुत बड़े बड़े परिवारों से रिश्ते चले आ रहे थे। अप्पा साहब की हवेली के अमरूदों की प्रसिद्धि दूर दूर तक थी, उसने लिखा था, किंतु उस बगिया के अमरूदों से मीठा उस ग्रह का छोटा पुत्र है। यह मैं खूब अच्छी तरह जानती थी, पर जिन अंगूरों को विवश हो बाद में खट्टा कहना पड़े, उन पर लपकने की मूर्खता भला मैं क्यों करती? मैं जानती थी कि मैं एक अध्यापक की पुत्री हूँ। अप्पा साहब की बड़ी बहू कालिंदी थी, स्वयं एक प्रतिष्ठित परिवार की कन्या, और मजली बहू के पिता थे चीफ जस्टिस। तब तू ही बता, मेरी क्या बिसात जो उस ग्रह की बहू बनने के सपने देखती? मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि मैं केवल अमरूद चुराने ही गई थी, उस ग्रह के पुत्र को चुराने की बदनीयत से नहीं। मैं जानती थी
कि सास ससुर विहीन उस विराट साम्राज्य की एक छत्र स्वामिनी कालिंदी भाभी अत्यंत उग्र स्वभाव की हैं और उन अलभ्य किसी किशोरी के से गुलाबी गालों वाली इलाहाबादी अमरूदों का एक एक बेटा उन्हीं के हाथों सजा सवरा है। यही नहीं, एक एक दाने पर उनकी सील भी लगी हुई है और पकने पर अपने ही ऊंचे तबके के इष्ट मित्रों के यहाँ वे गिन गिन कर डालियां भेजती हैं, वह भी ऐसे जैसे अमरूद नहीं अशर्फियां लुटा रही हों। सोमवार को वे नित्य 8 बजे अपनी देवरानी मालिनी को लेकर गृह के इष्ट देव का पूजन करने जाती हैं, मैं जानती थी। माली खाट पर बेसुध पड़ा सो रहा था, यह मैंने अपनी खिड़की से देख लिया। लाल गुलाबी फलों से लदे पेड़ की डाल जब मैंने लपक कर खींची और मन भर के अमरूद खाए, आधा अमरूद कुतरती तो अपने पैर में चुभ गए कांटे को निकाल ही रही थी कि कालिंदी भाभी अपने पति, दोनों देवर और देवरानी के साथ कार से उतर सीधी मेरे सामने खड़ी हो गई। अब समझ में आया कि ये 10 नंबर के पेड़ के 17 दाने उस दिन कौन ले गया। यही बाबूराव मास्टर की भूखमरी कंगली रही होगी। मेरे जी में आया मैं उसी क्षण उस अहंकारी महिला के पटंबर परिधानों को चिढ़कर धज्जियां उड़ा दूं। यह ठीक थे कि मेरे पिता अध्यापक थे, किंतु उन 3 सुदर्शन पुरुषों के सम्मुख मेरे दरिद्र कुल की ऐसी निर्लज व्याख्या, यह अधिकार उन्हें भला किसने दिया? कालिंदी भाभी ने तन कर कहा, अरे बता छोकरी, तो अमरूद चुराने यहाँ क्यों आई थी? क्योंकि ऐसे मीठे अमरूद और किसी बगिया में नहीं है, मैंने कहा और उनके रौबदार तमतमाए चेहरे की बड़ी अवज्ञा की दृष्टि से देखते ही हंसने लगी। मेरी इस अभद्र प्रहार से बेचारी तिलमिला गई। मुझे मारने को ही शायद उनकी पुष्ट भुजा हवा में उठी थी कि उनके पीछे खड़े उनके पति ने उनको थाम लिया। जाने दो ना कालिंदी, इतने अमरूद तो लगे हैं, एक आध खा भी लिया तो कौन सा अंधेर हो गया। और मैं चुपचाप वहां से खिसक गई। और पता नहीं कालिंदी भाभी ने कैसा शाप दिया कि उसी रात को मुझे तेज ज्वर आ गया और 5वें दिन भी जब ज्वर नहीं उतरा तो पिताजी मुझे मौसी के पास बरेली पहुंचाए। वहीं मुझे एक दिन कालिंदी भाभी का मधुर प्रस्ताव दूसरे सन्निपात ज्वर की बेहोशी से खींच ले गया। इसी 18 अप्रैल को मेरा विवाह है, तू आएगी ना? उसके पत्र में उसने लिखा था, पर शुभ्रा के विवाह में मैं जा ना सकी। धीरे धीरे उसके पत्र भी आने बंद हो गए। ससुर की ग्रह की प्रभुता के मद ने ही शायद उसे विस्मृति के अंधकारपूर्ण कक्ष में मूंद दिया था और आज अचानक वह इतने वर्षों बाद यहां मिली। क्यों शुभ्रा? मैंने पूछा। अब भी 1 अप्रैल को अपने विलक्षण परिहास करती हो? ससुराल वालों के साथ भी? एकाएक उसका चेहरा फक पड़ गया। सक पकाकर उसने इधर उधर देखा, फिर जोर से हाथ पकड़ लिया। उन सुंदर आयत नयनों की सजल स्निग्धता सहसा 2 बूंद बन मेरे हाथों को भिगो गई। मैं तो सबसे बड़ा क्रूर मजाक कर चुकी हूँ। अच्छा हुआ तो मिल गई, जल्दी जल्दी कह डालूं, नहीं तो अच्युत आते होंगे और साथ में वह भी होगी। फिर क्या वह मुझे बोलने देगी? ऐसे मेरा मुंह ढांप कर रख देगी। पसीने से तर कांपती सफेद हथेली से शुभ्रा ने बड़े जोर से मेरा मुंह बंद कर दिया और मेरा दम घुटने लगा। विवाह होते ही मैं समझ गई थी कि कालिंदी भाभी मुझे जानबूझकर ही मध्यम वर्गीय परिवार से इसलिए लाई हैं कि जिससे मैं जीवन भर उनका रौब मानती रहूं। मातृहीन देवर को उन्होंने पुत्रवत पाला था। कहीं ऊंचे ग्रह की कन्या लाई तो मझले देवर की ही भांति अपनी बहू के अंगूठे तले दबा मर्द बना, वह भी ना हाथ से निकल जाए। प्रत्येक वर्ष 2 माह की छुट्टियों में हमें उन्हीं के साथ मनानी होती। यही नहीं, उनका आदेश अच्युत के लिए कानून की अमिट रेखा होती। संतानहीन कालिंदी भाभी का स्वभाव दिन प्रतिदिन उग्र होता जा रहा था। उनका प्रत्येक वाक्य मुझे बार बार स्मरण कराता रहता कि आज मैं जो इतने बड़े अफसर की पत्नी हूँ, उसका श्रेय मेरे भाग्य को नहीं बल्कि उनको जाता है। 2 गज की दूरी पर मेरा मायका था, किंतु मुझे 10 वर्ष के पुत्र की मां बनने पर भी इतनी स्वतंत्रता नहीं थी कि मैं अपने अंधे वृद्ध विधुर पिता के पास एक रात भी बिता लूं। रात रात तक उनकी ब्रिज लीला चलती रहती और मुझे कई बार वह कॉफी बनाने के लिए हाँक लगाती। कभी कभी तो सबकी उपस्थिति में मुझे बुरी तरह अपमानित भी करती थी और कहती, इतने साल हो गए शुभ्रा, पर ढंग से कांटा चम्मच तक पकड़ना नहीं सीखा। मैं मनी मन उबल उठती। अपनी संपत्ति का लाख घमंड करे कालिंदी भाभी, घर की बहुओं में मेरा ही पलड़ा सबसे भारी था। भारी चुंबक की स्वाभाविकता से एक दिन मेरा ही पुत्र अप्पा साहब की संपत्ति को खींच लेगा, क्योंकि वह एकमात्र पुत्र है। मालिनी भाभी के एक ही पुत्री थी, उसे भी पोलियो ने पंगु बना दिया था। वैसे इसी बीच कालिंदी भाभी एक और मूर्खता कर बैठी थी। जेठ जी के एक साले जिलाधीश थे। उन्होंने किसी अनाथालय में एक सुंदरी अनाथ बालिका देखकर कालिंदी भाभी को फोन कर दिया और कहा,
तुमने कभी कहा था कि तुम किसी अनाथ बालिका को गोद लेना चाहती हो, क्या इस बच्ची को लेना चाहोगी? स्वयं जेठ जी ने उस प्रस्ताव का घोर विरोध किया था। पता नहीं किसकी लड़की है, विवाह के समय 50 समस्याएं खड़ी होंगी, फिर पराई संतान बटोरने की तुम्हें क्या पड़ी है? क्या शुभ्रा का और बेटा और मालिनी की बेटी हमारी संतान नहीं है? किंतु कालिंदी भाभी का बढ़ता रक्तचाप ही उनका ब्रह्मास्त्र बन गया। उसी के प्रयोग से उन्होंने अपनी उस बचकानी जिद को भी पूरा कर लिया। और लड़की जानती हो वास्तव में सुंदर थी, भूरे बाल, बहुत गोरा रंग और मछली सी तिरछी आंखें। कुछ दिनों तक तो वह अपने परिचित परिवेश के पश्चात हमारे गृह के वैभव देखकर सहम सी गई थी, पर फिर उसके स्वभाव की चंचलता स्पष्ट हो उठी। 4 ही दिन में कालिंदी भाभी ने उस पर जादू की छड़ी सी फेर दी। नए ढंग से कटे केश, एक सुंदर फ्रॉक और शिफ्ट में वह पहचानी ही नहीं जाती थी। एक दिन अच्युत ने कालिंदी भाभी को छेड़ा, एकदम एंग्लो इंडियन लगती है तुम्हारी इला, देख लेना भाभी बड़ी होने पर एक दिन अप्पा साहब की सारी संपत्ति लेकर किसी दोगले इंजन ड्राइवर के साथ भाग जाएगी। भागेगी क्यों? गंभीर स्वर में भाभी ने कहा था। घर का सोना घर पर ही रहेगा अच्युत, इसे मैं तुम्हारी बहू बनाने को लाई हूँ। छी भाभी, मैंने तड़प कर कहा, ऐसा रिश्ता सुनने में भी पाप लगता है। चचेरे भाई बहन का विवाह होता है कहीं? कैसे भाई बहन, मूर्ख कहीं की, कालिंदी भाभी बोली। इसलिए तो किसी अबोध लड़की को मैंने गोद नहीं लिया। मैं खूब समझती हूँ, इस हवेली से उसका रक्त मांस का कोई रिश्ता नहीं है। फिर तो वह जैसे मेरे से पीछे हाथ धोकर ही पीछे पड़ गई। कभी अतुल से कहती, जा अपनी बहू से खेल, कभी कहती, शुभ्रा अपनी बहू को जरा देख लेना, ठीक तेरी ही तरह अमृत चुराकर कुतर रही है। मैं मन ही मन बौखला उठती। इला अभी से ही इतनी सुंदर थी, फिर भविष्य की उस सुलक्षणा स्वयं दूती के एक एक लक्षण मुझे सहमाने लगे। बचपन से ही ऐसी पकी बातें सुनकर क्या यह संभव नहीं था कि पाल के पकाए गए पपीते की भांति मेरा अबोध पुत्र भी अकाल परिपक्व उठे? अतुल को अपनी सगी चचेरी बहन से कोई ज्यादा लगाव नहीं था, किंतु इला के बिना उसका एक पल भी जैसे गुजरता ना था। एक तो दुस्साहसी दस्यु कन्या पेड़ पर जंगली बिल्ली की तरह फुर्ती से चढ़ जाती और उसके मित्रों के साथ क्रिकेट खेलती थी। लड़कों के प्रत्येक खेल में उसकी रुचि थी और लड़कियों के खेल से थी घोर अरुचि। व्हील चेयर पर अवश्य बैठी मालिनी भाभी की बेटी अंजना अपनी सुंदर गुड़िया का उत्कोच देने पर भी वह अपनी उस सहेली को नहीं बना पाई थी। वह मेरे बेटे की अंतरंग बाल्य सहचरी बन गई थी। एक दिन कालिंदी भाभी ने खाने की मेज पर फिर मुझे छेड़ दिया। छोटी, कभी कभी तो इला की शक्ल तुझसे इतनी मिलती है कि लगता है तेरी ही बिटिया है। इस बार वे झूठ नहीं बोल रही थी। उस अज्ञात कुल की अवैध बालिका के चेहरे की मेरे चेहरे से सचमुच आश्चर्यजनक समानता थी। अपने बचपन की तस्वीरों से उसका मिलान कर मैं स्वयं दंग रह गई थी। उस 31 मार्च की प्रकृति भी मेरी परिहास योजना में स्वयं ही रस ले उठी थी। जानती हो, मुझे कालिंदी भाभी की व्यंग्योक्ति उसी क्षण उकसा गई। क्यों ना अनुकूल परिस्थितियों का लाभ उठाकर उनको मत्सर बाण उन्हीं की ओर मोड़ दूं। फिर उसी दिन मालिनी भाभी भी मुझे जोश दिला गई थी। अरे क्यों नहीं शुभ्रा, पिछली 1 अप्रैल को तू हमें रुला चुकी है, इस बार बड़ी भाभी को रुला दे तो हम भी तुझे मान जाए। पिछली 1 अप्रैल को मैंने मालिनी भाभी की मां की बीमारी का झूठा तार भेज दिया था। उन्हें बिस्तर बंधवा स्टेशन तक मैंने भेज दिया था। कालिंदी भाभी ने मुझे बाद में चीर कर इसके लिए धर दिया था। ये कैसा मजाक है छोटी? पर दोष मेरा नहीं था। रूप और वैभव के गर्व में फूली मालिनी भाभी इधर गैस के गुब्बारे सी पकड़ में नहीं आती थी। एक दिन बोली थी, हमें कोई बुद्धू नहीं बना सकता। इतनी 1 अप्रैल आई और गई, मजाल है जो किसी के कंधे पर भी हाथ धरने दिया हमने। बस तीसरे ही दिन मैंने उन्हीं के कंधे पर हाथ धरे, बल धरा नहीं बल्कि झकझोर भी दिया। इसी से जब उन्होंने मुझे दोबारा ललकारा तो मैंने भी हंसकर स्वीकार कर लिया कि अच्छा भाभी, इस बार मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। और उसी क्षण मेरी कौतूहल प्रिय मस्तिष्क में मेरी कुटिल योजना बिजली बनकर कौंध गई। वर्षों से संचित हृदय की अव्यक्त कुड़न प्रतिशोध लेने परिहास की बैसाखियां टेकती खड़ी हो गई। 1 अप्रैल की सुबह किसी किशोरी के अक्षत स्मित सी स्निग्ध थी। सोमवार को भाभी हम दोनों देवरानियों के साथ हवेली के शिवालय में जाती थी। फिर उस दिन पार्थिव पूजन था। नहा धोकर 8 बजे तैयार रहने का हमें आदेश मिल चुका था। कभी हमारे ससुर के अंतरंग मित्र स्वयं जगत गुरु ने उस शिवलिंग की स्थापना की थी। उस शिवलिंग की महिमा का इतिहास भी विशद था।
कैसे स्थापित होते ही अप्पा साहब को सट्टे में अप्रत्याशित लाभ हुआ था और ग्रह के दो दो पुत्र एक साथ सिविल सर्विस में निकल आए थे। यह सब मैं सुन चुकी हूँ। ग्रह कला के छोटे छोटे मुकदमे भी बम बोले के उस अपूर्व न्यायालय में ही निपटाए जाते थे। शिवालय में ली गई झूठी शपथ तत्काल उस उग्र देवता का अभिशाप बनकर अभियुक्त के सिर पर मत तांडव कर उठती। कालिंदी भाभी, आज मैं आपके साथ अकेली ही चलूंगी। मैंने कहा, क्यों? भाभी गर्जी, मुझे आपसे एकांत में कुछ कहना है। कौन सी ऐसी बात है जो तुम मालिनी के सामने नहीं कह सकती? बैशाख का पहला सोमवार है, उसे भी चलना होगा। नहीं भाभी, आप अपने स्वर की दृढ़ता से मैं स्वयं ही चौंक उठी। वैशाख का पहला सोमवार है, इसी से मैं चाहती हूँ कि आज की पुण्यतिथि में आपको और भोलानाथ की पावन उपस्थिति में अपना पाप स्वीकार कर लूं। मेरे अस्वाभाविक रूंधे कंठ स्वर की नम्रता ने भाभी को शायद उलझन में डाल दिया। मालिनी, उन्होंने मालिनी भाभी को बुलाकर कहा, आज तुम घर पर रहो, पार्थिव पूजन में शायद कुछ देर लगेगी। सोचती हूँ एक आवृत्ति रुद्री पाठ भी करवा लूं। इतनी देर तक तुम्हारी लड़की का अकेले रहना ठीक नहीं। मैं प्रसाद आरती के लिए तुम्हें बुलवा लूंगी। मालिनी भाभी ने आश्चर्य से मुझे देखा। मेरी मूक दृष्टि को कौतुकपूर्ण चावनी से शायद समझ भी गई। परिहास रंगमंच पर मेरे प्रहसन नाटक की अदृश्य सूत्रधार नटी अवतरित हो चुके थे। शिवालय के शीतल फर्श पर 3 कुशासन बिछाकर पुजारी ब्रह्मदेव हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। अरे, मजली बहू जी नहीं आई? उन्होंने पूछा। नहीं, उसे घर का काम सौंपाई हूँ, आरती के समय बुला लूंगी, भाभी बोली। विधि विधान से हमने पूजन किया। गोबर, मिट्टी और चावल के 1100 नन्हे शिवलिंग को दुग्ध जल धार से सिक्त कर धरा पर लोटपोट कालिंदी भाभी क्या मांग रही हैं, यह मैं जान गई। ना जाने कितनी व्यर्थ औषधियां, श्लैक्रिया, गंडे तावीजों से लदा उनका फलहीन पौड़ तरुवर सूखी और मुरझाई पीली पत्तियों के साथ साथ स्वयं भी सूखने लगा था। किंतु अपनी वयस्क के 45वें वर्ष में भी उन्होंने फल की आशा नहीं त्यागी थी। आरती के लिए मालिनी भी आकर ना जाने कब हमारे पीछे बैठ गई। आरती हुई। पंडित जी ने अभिषेक की शीतल बिंदुओं से हमें भिगोया। फिर होठों से विचित्र ध्वनि संगीत प्रस्तुत कर पूजन के लिए आह्वान कर निमंत्रित किए शिवजी जी को विदा भी किया। तो भाभी बोली, पंडित जी आप मजली के साथ हवेली चल भोजन पाएं, हम दोनों थोड़ी देर में ही स्वयं ही एक आवृत्ति पाठ कर आ जाएंगी। मालिनी भाभी ने मुझे जोर से चिकुटी भरी, जैसे एक आवृत्ति पाठ की मिथ्या घोषणा के पीछे छिपा रहस्य समझ गई। चलते ही चलते भाभी की नजर बचा मैंने कान के पास आकर फुसफुसा भी गई, विश यू बेस्ट ऑफ लक। हम दोनों के जाते ही कालिंदी भाभी मेरी ओर मुड़ी। क्यों, क्या कहना चाहती है रे छोटी? कुछ पलों के लिए हवा में हिलती दीपशिखा को देखती ही रही। अगरबत्ती की सुगंधित अवसन धूर्म रेखा के बीच कैसा दिव्य सन्नाटा था। भव्य शिवलिंग पर लगा गोरोचन अंगूरी कुमकुम का तिलक और इधर उधर बिखरे शिव नामांकित हरे विलप पत्र मुझे सहसा अपनी अल्पज्ञता का डंक दे उठी। ऐसे पवित्र दिवाले में क्या मैं अपना औछा परिहास कर पाऊंगी? जी में आया हंसकर सब कुछ उन्हें बतला दूं, पर दूसरे ही क्षण अपनी गर्वीली मंजली जेठानी की चुनौती का स्मरण हो आया और मैं फिर तन गई। आपसे जो मैंने बहन भाई के रिश्ते की बात कही थी वह एकदम सत्य है भाभी, मैंने कहा। कैसा सच? ये कैसे हो सकता है छोटी? तू तो जानती है कि हम दोनों में रक्त मांस का कोई भी रिश्ता नहीं है। उनका स्वर मंदिर के दमामे में गूंज गया। यही तो कहने आई हूँ भाभी, इला मेरी बेटी है। क्या तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया छोटी? ठीक कह रही हूँ भाभी, आपको याद होगा विवाह के 7 माह पूर्व मैं अचानक मौसी के पास बरेली चली गई थी। फिर वहीं एक अंधेरे बंद कमरे में मैंने इलाकी के जन्म की प्रतीक्षा की। ईश्वर की कृपा से उस समय से पूर्व ही इसके जन्म से मुझे मुक्ति दे दी। आपको याद होगा मेरा घूंघट उठाते ही आपने कहा था, अरे तेरा चेहरा कितना पीला पड़ गया है। ओह, कितना बड़ा झूठ बोल गई थी मैं। परिस्थितियों को मैंने किस अपूर्व छल बल से तोड़ मरोड़ लिया था। फिर किसी चतुर दस्यु की तरह लोहे की मोटी मोटी छड़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया था। विवाह से पूर्व सन्निपात ज्वर का आभास पाते ही पिताजी ने मुझे मौसी के पास बरेली भेजा अवश्य था, किंतु मेरी उस यात्रा के पीछे किसी कलंक की कालिमा नहीं थी। मौसी मिशन अस्पताल की डॉक्टरनी थी और मेरे पीले चेहरे के पीलेपन में कुछ मामी भाभियों द्वारा पोती गई हल्दी का कला कौशल था और कुछ सन्निपात जन्य रक्तहीनता। बेशरम,
भाभी बोली। उनका रक्तचाप उनके गोरे चेहरे पर अबीर बनकर फैल गया। उसी आवारा से शादी क्यों नहीं कर ली तब? इस हवेली में क्यों आई है? किस दुस्साहस से आई? क्योंकि क्योंकि केकई की मंत्रणा देती कुब्जा मंत्रा ही जैसे उछलकर मेरी जिह्वा पर आकर बैठ गई। मैं उससे विवाह भी करती तो इस हवेली में ही आना पड़ता, फिर मैं उससे विवाह कर भी नहीं कर सकती थी। क्यों? भाभी के प्रश्न की हिस्टेरिकल गूंज से मंदिर का घंटा भी हिल गया। क्योंकि उसका विवाह हो चुका था। उनके प्रश्न के तीव्र स्वर की मोड़ को मेरे उत्तर का कोमल गांधार इस बार पागल बना गया। किसी दुर्दांत बालक द्वारा चढ़ाई गई कोकिला के से खींचे स्वर में उन्होंने कहा, क्या? किससे? आपसे, कहकर मैंने आंखें मूंद ली। उस सफेद पड़ गए रौबदार चेहरे की क्षणिक दीनता देखने का मेरा दुस्साहस स्वयं ही दब से बुझ गया। और जब आंखें खुली तो कालिंदी भाभी पागलों की भांति शून्य दृष्टि से मुझे घूर रही थी। मेरे प्रति जेठ जी का अनोखा लाड़, विवाह से पूर्व मुझे बचाने को थामी गई भाभी की बुझा, छुट्टियां बढ़ाने का दुलार भरा आग्रह और आज अचानक उनका जघन्य बन गया अपराध, मेरे अतुल के प्रति उनका अनन्य प्रेम, ये सब तथ्य मेरे पक्ष को सबल बनाने संभ्रांत परिवारों से आए शिष्ट गवाहों की भांति मुझे घेर कर खड़े हो गए। छोटी अतः जल राशि में डूबती भाभी सहसा तिनका पा गई। मेरा हाथ अपनी गोरी गुदगुदी हथेली में थामकर उन्होंने शीतल शिवलिंग पर धर दिया। इनकी शपथ खाकर कह, छोटी, यह सब सच है। मैं एक पल के लिए झिझकी। संस्कारशील चित्त ने हथेली हटाने की चेष्टा भी की, किंतु घाघ भाभी ने हाथ कसकर दाबा हुआ था। हाँ, सच है भाभी, मैंने शिवलिंग पर हाथ धरे धरे कहा। उन्होंने फिर एक शब्द नहीं कहा। घर पहुंचते ही जेठ जी द्वार पर मिल गए। अरे छोटी, आज तुमने दोबारा चाय नहीं पिलाई तो तृप्ति भी नहीं हुई, बनाओ तो एक बढ़िया सी प्याली चाय, उन्होंने हंसकर कहा। कालिंदी भाभी उन्हें आग्नेय दृष्टि से भस्म करती हुई भीतर चली गई और फटाक से अपने पलंग पर लेट गई। मैं स्टोव को जलाकर जेठ जी के लिए चाय बना ही रही थी कि हंसती हंसती मालिनी भाभी आ गई। अरे क्यों नहीं छोटी, लगता है कुछ गहरा मजाक कराई। वाह भाई, मान गए तेरी बात, तूने बिरबल को भी हंसा दिया। चाय उबली भी नहीं थी कि जेठ जी भागते भागते आए। लगता है कालिंदी का रक्तचाप बेहद बढ़ गया है, वह तो एकदम बेहोश सी पड़ी है और आंखें ही नहीं खोलती। और उनकी आंखें सचमुच दोबारा नहीं खुली। देखते ही देखते 3-4 डॉक्टर आए, उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया। किसी आकस्मिक उत्तेजना के दिमाग से दिमाग की नली फट गई। सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस, या अब प्राण हरेगा या वाणी, डॉक्टर ने कहा। भगवान करे ऐसा ही हो, मैं मनाने लगी। मेरे कलमुही घातक मजाक ने मेरे देवतुल्य जेठ जी से भाभी कभी कोई कैफियत ना मांग सके, पर बिना किसी से कैफियत मांगे ही कालिंदी भाभी मन का समस्त अव्यक्त आक्रोश मन में लिए रात के ठीक 10 बजे चली गई। ऐसी आकस्मिक मृत्यु के लिए मैं प्रस्तुत नहीं थी, पर सच पूछो वे गई नहीं थी। तब से नित्य रात आधी रात मेरी छाती पर चढ़कर कहती हैं, तूने झूठी शपथ खाकर मुझसे मेरा पति छीना, अब तुझे भी पति का सुख नहीं भोगने दूंगी। जब जब अच्युत मेरे पास आते हैं वे साथ रहती है। वह देख, अब मैं कहाँ छिपू, कहाँ? व्याकुल होकर वह मुझसे लिपट जाती है। मैं घबरा गई। अभी तक तो यह अच्छी भली थी, अब हजरतगंज के भीड़ भरे चौराहे पर कार में थरथर कांपती मुझसे लिपटी अपनी इस विचित्र संगनी को लेकर मैं कब तक बैठी रहूंगी? सहसा एक कलांत कट स्वर कर मैं चौंक उठी। कितनी परेशान कर डालती हो तुम शुभ्रा। उसने शायद पहले मुझे नहीं देखा, फिर देखते ही नम्र स्वर में बोला, क्षमा कीजिएगा, असल में घंटे भर से इन्हें ढूंढता ढूंढता परेशान हो गया हूँ। मैं चलूं शुभ्रा, मैंने कहा, पर वह तो जैसे काठ बन गई थी। कार की कांच पर खड़ी भावनाहीन दृष्टि और कठोर मुख मुद्रा, मैं सहम कर उतर गई। चलिए आपको छोड़ दूं, उस सौम्याकृति प्रौढ़ ने कहा। नहीं, आप चिंता न करें, मैं रिक्शा कर लूंगी। वह कार को लॉक करके मेरे साथ साथ चलने लगा। आप शायद शुभ्रा को पहले से जानती हैं? जी हाँ, हम दोनों एक साथ पढ़ती थी। क्या उसने आपको पहचान लिया? आप देख ही रही हैं ना, 4 साल से इसका यही हाल है। 4 वर्ष पूर्व हमारे गृह में एक अप्रिय घटना हो गई थी। 1 अप्रैल को यह ना जाने मेरी बड़ी भाभी से कैसा मजाक कर बैठी। वह रक्तचाप की मरीज थी, हो सकता है उन्हीं के रोग ने उनके प्राण हर लिए हों।
पर इसके मन में तो यही शैतान घुसा बैठा है कि इसी के मजाक ने उनके प्राण लिए हैं। देश विदेश घुमा लाया हूँ, एन आर्बर के स्टोर फ्रंट क्लिनिक तक ले जा चुका हूँ। वहां के मनोविज्ञान के धुरंधर पंडित कैसे कैसे विकट उन्माद रोगियों को साथ लेते हैं। यहाँ भी नूर मंजिल का नाम सुनकर ही इसे लाया था, पर हर विशेषज्ञ इसी मजाक का सूत्र पकड़ना चाहते हैं। कैसा मजाक था, क्यों किया था, आदि आदि। मैं क्या बतला सकता हूँ? ना मुझे कुछ पता है, ना मालिनी भाभी को, और यह भी कुछ नहीं बतलाती। जब जब मुझे देखती है तो ऐसे ही काट बन जाती है। आपसे तो कुछ नहीं कहा इसने? मैं चुप थी। अदृश्य शिवलिंग को साक्षी बनाकर क्या इस बार मुझे भी झूठी शपथ खानी होगी? एक बार उस मजाक का रहस्य उद्घाटन कर देने पर क्या यह संभव नहीं था कि कालिंदी भाभी का छोटा देवर भी उसी निर्मूल संदेह का शिकार बन जाए? नहीं, मैंने कहा। मुझसे तो उसने कुछ भी नहीं कहा। ओ धन्यवाद, मैं उसे जानता हूँ, वह कभी कुछ नहीं बताती। और बेचारा सिर झुकाकर चला गया। फिर एक बार मैंने मुड़कर देखा। कार का द्वार खोलकर वह चालक की सीट पर बैठ गया। उसे देखते हुए पीछे बैठी शुभ्रा एक बार फिर काट बन गई, जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़कर ऐंठ दी हो। क्या पता कालिंदी भाभी की प्रेत छाया उसका मुंह दाब उस क्षण भी उससे कह रही हो, तुझे पति सुख नहीं भोगने दूंगी शुभ्रा। तूने झूठी शपथ खाकर मेरा पति छीना है ना, तुझे कभी पति सुख नहीं भोगने दूंगी।